स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। आज आपका जो साइंस की क्लास है तो पादप हार्मोन देखेंगे, ठीक है। जो प्लांट हार्मोन होते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारा जीव पोषण चल रहा था, यानी एक प्रकार से न्यूट्रिशन चल रहा था, उसके अंदर हम लोग प्रोटीन और थोड़ा सा वसा वगैरह वाला पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन आएगा आपका विटामिन से ही आएगा, यानी विटामिन से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगला देख लीजिए प्रोटीन, वही वाले चैप्टर में, ठीक है, जहां तक हम लोगों ने कवर किया था उसी से आगे आपको ये चलेगा। देखिए जो प्रोटीन है बच्चों, ये बेसिकली मानव शरीर का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खाद्य है और ये जो भी जिसके सोर्सेज हैं, सोर्सेज हमने नहीं पढ़ने की कहाँ से क्या मिलता है, ठीक है, वो पेपर में आता भी नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, यानी इनमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। लिखो, अगर कभी पूछ देगा ना जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा होता है, फैट होता है या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस टाइप से कुछ भी पूछेगा, ध्यान रखना है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। प्रोटीन जो होता है बच्चों वो बेसिकली बनते हैं एमिनो अम्लों के संयोग से, यानी इनकी रचना जो होती है, इनकी रचना होती है एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल के संयोग से होती है, ठीक है, के संयोग से किसका निर्माण होता है, अपने आप में ये प्रोटीन्स का निर्माण होता है, ठीक है। ये प्रोटीन है बच्चों, इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था इस शब्द का, वो किया था जे बर्जीलियस ने, ठीक है। लिखो, शब्द प्रयोग किया था जे बर्जीलियस, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था जे बर्जीलियस। इनके द्वारा सबसे पहले प्रोटीन नामक शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है प्रोटीन का, मानव शरीर की वृद्धि व मानसिक वृद्धि करने में इसका योगदान रहता है। यानी आपका जो शारीरिक व मानसिक वृद्धि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान निभाता है वो कौन निभाता है, अपने आप में प्रोटीन। यानी आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वो बेसिकली आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी अपने आप में ऊर्जा देते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग देखना शारीरिक व मानसिक वृद्धि लिख दो इसको, शारीरिक व मानसिक वृद्धि, शारीरिक व मानसिक वृद्धि हेतु क्या होता है, ये आवश्यक होते हैं, क्या, अपने आप में प्रोटीन आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर ये बाई चांस आपके शरीर में इसकी कमी हो गई, यानी कमी से होने वाला रोग लिखो, हालांकि बहुत से कमी रोग इसकी कमी से होते हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है उसको बोला जाता है बच्चों मेरास्मस, ठीक है। यानी मेरास्मस व क्वाशियोकॉर जो रोग होते हैं वो इसी से होते हैं, ठीक है। लिखो मेरास्मस, अगर पूछेगा मेरास्मस नामक रोग किसकी कमी से होता है, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। या अगर क्वेश्चन पूछता है क्वाशियोरकार, ठीक है, लिखो क्वाशियोरकार, ये दो रोग होते हैं बच्चों, बेसिकली प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के अंदर ये आते हैं, ठीक है। अब मानव शरीर में लगभग इसका 15% क्या होता है, आवश्यकता होती है, 15% इसमें पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में लिखो, मानव शरीर में लगभग इसकी जो मात्रा होती है 15% के समथिंग होती है, यानी 15% के समथिंग अपने आप में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। अब देखो बेसिकली जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, इसके कार्य जो होते हैं वो कोशिकाओं की वृद्धि, हमारे जो सेल्स हैं उसमें जो वृद्धि करना है, उसका जो ग्रोथ करना है या उनकी मरम्मत करना, कार्य लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, कार्य, कोशिकाओं, सेल्स की वृद्धि, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि करना या उनकी मरम्मत करना, ठीक है, मेंटेनेंस का काम, मरम्मत करना भी किसका काम होता है, अपने आप में प्रोटीन्स का ही कार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसका जो महत्वपूर्ण काम है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैस का संवहन करता है, ठीक है। लिखो हीमोग्लोबिन के रूप में, HB लिख देता हूं, ठीक है, हीमोग्लोबिन लिख देना, आपके रूप में शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में रक्त का संवहन करता है, ठीक है। यानी इसको क्या करता है, एक प्रकार का परिवहन करता है, उसका एक प्रकार का ट्रांसफर करता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार का लेके जाता है। गैसीय संवहन लिख दो या रक्त का संवहन लिख दो, गैस का संवहन लिखो, गैसीय संवहन,
वो रक्त के मीडियम से ही जाता है। जैसे आपका खून है उसमें जो गैसेस होंगी, मतलब वो प्रोटीन के माध्यम से ही गैसी क्या होता है, संवहन होता है। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसी संवहन का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसके अलावा बच्चों ये एंटीबॉडी के रूप में काम करता है, हार्मोन्स के संश्लेषण के रूप में काम करता है, रोगों से रक्षा करने के रूप में प्रतिजैविक के रूप में काम करता है। ठीक है, लिखो, एक लिखो प्रतिजैविक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, प्रतिजैविक के रूप में लिखो एंटीबायोटिक। एक एंटीबॉडी के रूप में भी काम करता है, एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो बच्चों इसका एक महत्वपूर्ण काम है, ये क्या करता है, जो हमारा शरीर होता है, मानव का जो शरीर होता है उसमें जैसे कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के अलावा हीमोग्लोबिन के रूप में गैसों का संवहन हो गया, या प्रतिजैविक के रूप में हो गया, एंटीबॉडी के रूप में हो गया। इसी के अलावा ये क्या करता है, एक हॉर्मोन्स का हमारे बॉडी में संश्लेषण करता है। ठीक है, लिखो हॉर्मोन्स संश्लेषण, हार्मोन का संश्लेषण भी इसी के माध्यम से हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ये इसके बेसिकली कार्य हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आता है वो आता है फैट, यानी वसा। लिखो, अगला लिखो वसा। इसके नेक्स्ट क्या लिखोगे, वसा लिखोगे। वसा हमारे शरीर को जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, उसी तरीके से हमारे शरीर को एनर्जी जो देने का काम करता है वो फैट करता है। ठीक है, तो वसा लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे, वसा। वसा में क्या लिखोगे, वसा यानी फैट। इसको लिखो ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा अपने आप में ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से ये बनता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसमें जल में अघुलनशील होता है, ध्यान रखना, ये जल में नहीं घुलता बच्चों। पहला पॉइंट लिखो, जल में अघुलनशील। अगर पूछेगा जल में अघुलनशील कौन सा होता है, तो ये नहीं होता है, मतलब जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, यानी जल में घुलता ही नहीं है। जैसे आपने तेल देखा होगा, घी देखा होगा, पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं, घुलता है। ठीक है, एक परत टाइप की दिख जाती है वसा की। दूसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए होता है। ठीक है, ये कौन ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को, अपने आप में फैट यानी वसा। इसके अलावा ये ग्लिसरॉल व वसा अम्ल के संयोग से बनता है। ठीक है, तो किस चीज से बनता है अगर लिखोगे तो लिखो ग्लिसरॉल प्लस क्या लिखोगे, वसा अम्ल के संयोग से बनता है फैट एसिड। ठीक है, वसा अम्ल के संयोग से बनने वाला जो होता है अपने आप में क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा भी पाई जाती है। देखो, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में इसमें क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये जल में अघुलनशील। अब देखना वसा बच्चों क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस में रहता है। यानी जो वसा है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होगा, इस केस में ये ठोस होगा, सॉलिड। अगर इसमें ये लिक्विड होता है यानी द्रव रूप में पाया जाता है, यदि 20 डिग्री टेम्परेचर पर लिखो, यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किस रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है, तो ये वसा जो होता है अपने आप में तेल बन जाता है, यानी ऑयल बन जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तब भी अगर ये ठोस रहा, सॉलिड रहता है बेसिकली। ठीक है, अगर ये 20 डिग्री पर अगर द्रव के रूप में पाया जाएगा तो तेल हो जाएगा। जैसे रूम आपके घर में देखा होगा आपने, आपके घर में तेल होते होंगे बेसिकली, वो जमते कहाँ हैं, बहुत रेयरली जमते हैं। हालांकि थोड़ा रिफाइंड जम जाता है, आपने देखा होगा ठंडियों के टाइम पे वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, यानी जब वो होता है। तो इसलिए कहते भी हैं रिफाइंड बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और तेल भी बदल बदल के खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब हमारे कहने वाले तो कहते रहते हैं बच्चों, हम तो बचपन से ही सरसों का तेल उसी में खाना खाते हैं, वही अब तक चलता है। पुराने हमारे लोग भी जो थे वो सरसों का तेल ही खाया करते थे, घरों में प्योर सरसों का तेल बनता था। और मैं तो खुद भी जो है सरसों का ही तेल जो है यूज करता हूँ। अब लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बदल बदल के खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। अब जिसके पास पैसे हैं, अंधाधुंध पैसे हैं, वो तो बदल बदल के ही खाएगा बच्चों, अलग अलग कैटेगरी की तेल खाएगा। हम तो चल जाता है। ठीक है, हम तो तेल ना भी दो तो बहुत ड्राई भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये द्रव के रूप में पाया जाता है वसा, तो क्या हो जाता है, तेल हो जाता है। बेसिकली बच्चों जो वसा होता है वो 2 प्रकार के होते हैं वसा अम्ल, एक को सैचुरेटेड बोलते हैं, एक को नॉन सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, लिखो वसा एसिड जो होते हैं बच्चों ये 2 तरीके के होते हैं, एक को असंतृप्त बोलते हैं यानी नॉन सैचुरेटेड, एक को बोलते हैं संतृप्त बोलते हैं। ठीक है, संतृप्त को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है इंसान के शरीर में।
जो असंतृप्त होते हैं बच्चों, बेसिकली जैसे आपका मछली का तेल है, या अपने आप में इसके अलावा कौन सा हो सकता है, मछली के अलावा वनस्पति तेल है, या अधिकतर जंतु वसा हो जो असंतृप्त होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो मछली का हो गया, मछली का तेल है, या कोई वनस्पति तेल है, अधिकतर जंतु वसा होते हैं। ठीक है, अधिकतर जो होते हैं जंतु का जो फैट होता है, जंतु वसा, ये असंतृप्त होते हैं। इसी तरीके से संतृप्त होते हैं, जैसे नारियल का तेल है आपका, इसके अलावा ताड़ का तेल है, ये सब के सब कौन सा होता है, सैचुरेट होते हैं। यानी इसमें लिख लो आप लोग सैचुरेटेड में नारियल है, ताड़ तेल है, डेयरी के उत्पाद हैं, प्री पैकेज स्नैक्स हैं, ये सब। ठीक है, लिखो जैसे आपने इसमें लिखा है नारियल का तेल, ताड़ का तेल, ठीक है, इसके अलावा डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, घी, ये सब के सब। ठीक है, डेयरी उत्पाद। इसके अलावा आपका हो सकता है क्या, प्री पैक्ड यानी स्नैक्स, यानी जो ऐसे स्नैक्स जो प्री पैक्ड रहते हैं, जैसे लेज है, कुरकुरे है, इस टाइप की चीज, आपके कुकीज वगैरह, ये सब के सब। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है बच्चों। ये जो संतृप्त फैट लेते हैं इनको कोलेस्ट्रॉल रहती है। होता क्या है, हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, वो हमारा जो लीवर है, यकृत है, वो खुद ही जनरेट कर देता है लगभग 15%। लेकिन अगर आप बाहर की इन चीजों को ज्यादा लोगे, एक्सेस अमाउंट में लोगे, तो आपका बीपी बढ़ना तय है, आपका हार्ट की प्रॉब्लम होना तय है। इसीलिए कहा जाता है जो सैचुरेटेड फैट है उसको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो नारियल, ताड़ का तेल, डेयरी उत्पाद, इसके अलावा प्री पैक्ड क्या लिखोगे आप लोग, स्नैक्स लिखोगे। ठीक है, तो लिख दो प्री पैक्ड स्नैक्स। ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, संतृप्त। लिखो प्री पैक्ड स्नैक्स, ठीक है, ये आदि, इसमें आदि कर दो। ठीक है, ये सब के सब क्या है बच्चों, फैट है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा बच्चों आहार में संतृप्त वसा हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसको कम खाना चाहिए, क्योंकि कम खाना चाहिए। अगर इसको आप लोग ज्यादा लोगे, बाई चांस अगर ज्यादा लोगे, तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग का होना तय है। ठीक है, ये हृदय आपका कमजोर हो जाता है, इसलिए इसको कम खाना। इसके अलावा देखो बच्चों, जो इसके कार्य होते हैं, कार्य में क्या क्या आएगा, ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा बॉडी को। कार्य क्या करेगा, ये ऊर्जा प्रदान करता है बॉडी को। इसके अलावा चोट से बचाता है आपको, जैसे आपको चोट वोट लगती है, मोटे लोग होते हैं जिसमें अच्छा खासा फैट होता है ना, इजिली उनको ऐसी चोट नहीं लगती है। ठीक है, चोट से बचाने का काम भी करता है, चोट से क्या करता है, बचाता है। इसके अलावा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, ये खाने में स्वाद उत्पन्न करता है। लिखो, भोजन में स्वाद उत्पन्न करता है, भोजन में स्वाद उत्पन्न करता है। और अंतिम इसका सबसे महत्वपूर्ण लिखो, शरीर के ताप को बाहर निकलने से बचाता है। ठीक है, जैसे इसीलिए मोटे लोग देखोगे ना, आपने थोड़ी भी गर्मी हो तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, शरीर के ताप को बाहर निकलने से बचाता है, निकलने से बचाता है। अब ये देखो, क्योंकि जिसके शरीर में अच्छा खासा फैट होगा, वो क्योंकि अच्छा खासा मोटा शरीर जिसका होगा, फैटी मांस जिसका होगा, उसको गर्मी बहुत लगती है। आपने नोट किया, जैसे जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। आप लोग अपनी ओर मत देखिए, आपको नहीं लगती है, लेकिन नॉर्मली जो देखा होगा आपने, जो गर्म लोग होते हैं, पसीना, गर्मी, ये वो इसलिए क्यों, क्योंकि फैट ज्यादा है। तो फैट क्या करता है, इंसान का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं आने देता है, ब्लॉकेज कर देता है। तो बाहर नहीं आएगा तो उसको गर्मी लगनी है, इसी कारण से इसमें ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है बच्चों, आपके खनिज लवण आते हैं, मिनरल सॉल्ट आते हैं। क्या आते हैं, खनिज लवण। अब मनुष्य के शरीर के लिए खनिज लवण भी बहुत आवश्यक है, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और ये सब के सब चीजें, नाइट्रोजन वगैरह, मतलब ये सब के सब इंपोर्टेंट चीजें हैं, सोडियम वगैरह, सॉरी। तो खनिज लवण देखो, मनुष्य के शरीर के लिए जो खनिज लवण आवश्यक है, खनिज लवण, इसको क्या बोला जाता है, मिनरल सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, ये भी, इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, आपके शरीर में मिनरल से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए नहीं होता है खनिज लवण, ये अन्य काम के लिए होता है। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व होते हैं, मानव शरीर के लिए कम से कम 29 खनिज आवश्यक है, 29 तत्व। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं जो आवश्यक होते हैं। अब इसमें देखना कौन कौन से आवश्यक है, जैसे आप लोग लिखो सोडियम, आवश्यक कौन कौन से हो गए, सोडियम लिख लो एक लोग। ठीक है, इसके अलावा लिखो पोटेशियम, जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। इसके अलावा लिखो कैल्शियम, ये दांत और हड्डियों के लिए होता है। ठीक है, दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। लिखो, दांत प्लस हड्डियां मजबूत होती हैं इससे, दांत प्लस हड्डियां
मजबूत होती है इससे, किससे? अपने आप में कैल्शियम से, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस लिखो, लौह लिखो, आयोडीन लिखो। फास्फोरस लिखो, फास्फोरस लिखो, इसमें भी यही लिखो, दांत और हड्डियों के लिए मजबूत होता है, ठीक है। लौह लिखो, लौह क्या करता है बच्चों? हीमोग्लोबिन जो होता है आपके शरीर में, वहां पे बहुत जरूरी होता है, यानी ये हीमोग्लोबिन हेतु बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो लिख दो हीमोग्लोबिन हेतु आवश्यक, हीमोग्लोबिन हेतु आवश्यक रहता है कौन सा? लौह रहता है आपके शरीर में, ठीक है। इसके अलावा एक आयोडीन होता है, एक जल होता है। आयोडीन से क्या होता है? अगर इसकी कमी होगी तो घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है इससे। आयोडीन, ठीक है, और एक जल लिख लो। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है, मैंने आपको बता रखा है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये आवश्यक है। कैल्शियम से दांत और हड्डियां मजबूत होती है, फास्फोरस से भी इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं अब पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी, ठीक है। इस बार पेपर में पादप हार्मोन लिखो आप लोग, एक टॉपिक क्या लिखोगे? पादप हार्मोन। जैसे आपके मानव शरीर के हार्मोन्स होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ऐसे ही बच्चों जो पादप होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और अलग अलग उनका कार्य होता है, ठीक है। तो हम 4-5 हार्मोन्स हैं, उनको बेसिकली देख लेंगे कि इंपोर्टेंट हार्मोन क्या है। क्वेश्चन क्या आएगा पहले बता दे रहा हूं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप में इस काम के लिए आवश्यक होता है? इस तरीके से, ठीक है। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो आपसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मत कर देना, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। पहला हार्मोन क्या लिखा आपने? ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों? जैसे जो प्लांट होता है उसका जो तना होगा, तने वगैरह सुने होंगे ना, जैसे जड़ होती है, तना होता है, उस पोर्शन में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो आपके तने की वृद्धि यानी पेड़ की वृद्धि अच्छी खासी होगी। बट अगर पौधे के जड़ में ऑक्सीजन है तो ये ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है। तो लिखो तने में इसकी अधिकता तो उस ओर इसकी वृद्धि होगी, और जड़ में अधिकता होगी तो उस ओर वृद्धि कम होगी, ठीक है। लिखो तने में, पौधे के तने में अधिकता तो उस ओर वृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है। उस ओर ग्रोथ, पेड़ की ग्रोथ क्या होगी? ज्यादा होगी। पेड़ भी अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। यदि जड़ में अधिकता, यदि प्लांट का जो जड़ है उसमें अगर ये ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, पौधा बौना रह जाएगा, ठीक है। अधिकता ज्यादा तो वृद्धि कम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन का, कभी भी जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो तने की ओर होना चाहिए, जड़ की ओर नहीं होना चाहिए। जड़ की ओर होगा तो फिर पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है, पहला। दूसरा बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एंडोल एसिटिक एसिड और एक को बोलते हैं नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। ये आपको नहीं पढ़ना है। वैसे होते किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक लिखो एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोला जाता है अपने आप में नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड, ठीक है। यानी अपने आप में नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड। अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये एसिटिक एसिड कौन से होते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। और काम बेसिकली तने में वृद्धि करने के लिए काम होता है। जड़ में अधिकता होगी तो वृद्धि रुक जाएगी, यानी कहीं ना कहीं तने की वृद्धि में सहायक अगर आपसे हार्मोन पूछता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? बीज रहित फल उत्पादन में सहायक होता है, यानी कोई ऐसा फल जिसमें बीज नहीं आता है उसके उत्पादन में सहायक है। लिख लीजिए, पॉइंट लिख लो आप लोग, बीज रहित फल उत्पादन में सहायक होता है, और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। बीज रहित फल उत्पादन में सहायक लिखो, कोई ऐसा फल जिसमें बीज नहीं होते, बीज रहित फल उत्पादन में सहायक। बीज रहित फल उत्पादन में ये भी ऑक्सीजन क्या होता है? सहायक होता है। इस पॉइंट को ध्यान में आप लोगों को क्या रखना है, ठीक है, माइंड में रखना है इसको। इसके अलावा पत्तियों को झड़ने वाला, मतलब वह फल गिरने में भी इसका नियंत्रण रखा है, ठीक है। यानी पत्तियां झड़ती हैं या फल गिरते हैं उनके नियंत्रण भी ये करता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। तो लिखो पत्तियों को झड़ने व फल गिरने में इसका नियंत्रण रहता है, ठीक है। लिखो पत्तियों के झड़ने, पत्तियों के झड़ने व फल नियंत्रण व फलों के गिरने पर नियंत्रण, ठीक है। इसके अलावा इस हार्मोन का प्रयोग बच्चों खरपतवार नाशी के रूप में भी किया जाता है। जैसे गेहूं के खेत में या कोई और खेत है वहां खरपतवार होता है ना, जैसे मेन फसल के साथ साथ जो आवश्यक चीजें उग जाती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो खरपतवार नियंत्रण में भी यूज,
खरपतवार नियंत्रण में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये कौन सा था बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा आता है बच्चों जिब्रेलिंस, ठीक है, जिब्रेलिंस, जिब्रेलिंस लिखो, सेकंड लिखो जिब्रेलिंस। जिब्रेलिंस जो हार्मोन होता है बच्चों, ये बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपने आप को पौधों के वृहत आकार के लिए दायी रहता है। यानी इससे क्या होता है, तने की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो सकती है और ये भी बीज रहित फल उत्पादन में सहायक होता है। इसके अलावा बीजों के अंकुरण में भी इसका सहायक होता है। ठीक है, लिखो पौधे की वृद्धि में, पौधे के वृहत आकार हेतु उत्तरदायी। पौधे का वृहत आकार इसी, यानी पौधा जो है बहुत बड़ा होगा तो इसके कारण ही होता है, क्योंकि ये तने की वृद्धि कर देता है बच्चों, पौधे की तने की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। दूसरा बीज रहित फल उत्पादन में भी सहायक होता है, ये बीज रहित फल उत्पादन में ये भी सहायक होता है। इसके अलावा ये क्या करता है बच्चों, बीज का अंकुरण करता है। आपने देखा हो ना, बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, यानी बीज अंकुरण और बीज रहित फल उत्पादन में, यानी बीज का अंकुरण करने में भी जिब्रेलिंस हार्मोन का यूज होता है। ठीक है, बीज अंकुरण। अगर कभी ये पूछेगा आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों के वृहत आकार के लिए उत्तरदायी है, तो उसका आंसर होगा जिब्रेलिंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, और बीजों के अंकुरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है बच्चों साइटोकाइनिन। क्या लिखोगे, थर्ड हार्मोन क्या लिखोगे, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, कोशिका विभाजन व ऊतक व कोशिका में विभेदन का कार्य करता है। यानी कोशिका का डिवाइड कर देता है, डिवीजन कर देता है, नई कोशिका जनरेट होती है। यानी कोशिका का विभाजन व कोशिका एवं ऊतक यानी टिश्यू के मध्य विभेद भी करता है बच्चों। ठीक है, लिखो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। पहला क्या लिखोगे इसके अंदर, कोशिका विभाजन में सहायक, यानी सेल का डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, दूसरा आप लोग लिखो ऊतक व कोशिका का विभेद करता है। ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, ऊतक व कोशिका का विभेद करता है, ऊतक व कोशिका का विभेद करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बीज अंकुरण के लिए भी ये प्रेरणा देता है। ठीक है, लिखो बीज अंकुरण हेतु प्रेरित करता है, बीज अंकुरण हेतु प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। इसके बाद आता है बच्चों अगला, उसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सिसिक अम्ल। इसका यूज, इसको नाम बोला जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, लिखो एब्सिसिक हार्मोन। ये पौधों के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है, इसी को लिखो पौधों की वृद्धि रोकता है। ये अगर जिस हार्मोन, जिस पौधे में ये होगा, वो पौधों की क्या करेगा, वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल ध्यान में रखना। इसके अलावा फल व फूलों के पृथक्करण की क्रिया इसी के द्वारा होती है। जैसे किसी प्लांट में कौन सा फल है व कौन सा फूल है, उसका पृथक्करण, उसको सेपरेट करने का कार्य, ठीक है, पृथक्करण का कार्य इसी के माध्यम से संपन्न होता है। किस हार्मोन के माध्यम से, एब्सिसिक अम्ल उसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है बच्चों, पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है और वाष्पोत्सर्जन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, पत्तियों को झड़ने की क्रिया नियंत्रित, झड़ने की क्रिया को नियंत्रित, कंट्रोल करता है। किसको, पत्तियों के गिरने को, नियंत्रण। ठीक है, और ये वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन समझते होगे आप, इवेपोरेशन होता है, एक वाष्पीकरण। इसी तरीके से एक वाष्पोत्सर्जन होता है, जो प्लांट होते हैं बच्चों, सन जब अवेलेबल रहता है, अपना पानी क्या होता है उससे निकलता है। ठीक है, यानी सूख जैसे जाते हैं ना, वही वाष्पोत्सर्जन, तो उसको नियंत्रित करता है। लिखो वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण को कंट्रोल करने का कार्य एब्सिसिक अम्ल करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है तो एथिलीन हार्मोन से, जो कि पौधों में गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। इंपॉर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, एथिलीन हार्मोन। ये पाया जाता है पौधों में गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन, पौधों में
गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा है, एथिलीन हो जाएगा। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है, न कि लंबाई। इसके अलावा फल व पत्तियों को झड़ने पर नियंत्रित करता है और फलों को पकने में इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिखो, फलों को पकने में इसकी भूमिका होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है फलों के पकने के लिए कौन सी इंपोर्टेंट है तो एथिलीन, पकने में भूमिका इसी के रहती है। जैसे जो फल होते हैं वो इसी के माध्यम से पकाए जाते हैं, ध्यान रखना, इसी हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, पौधों की चौड़ाई तो बढ़ाता है लेकिन लंबाई नहीं बढ़ाता है। पौधों की चौड़ाई में तो वृद्धि करता है, ब्रैकेट में लिखो, लंबाई में नहीं, ठीक है। और इसके अलावा लिखो फल, मुझे पत्तियों व फल के झड़ने पर नियंत्रण करता है, पत्तियों व फल के झड़ने पर नियंत्रण रहता है इसी के माध्यम से। बेसिकली क्वेश्चन ये पहले के 2 पॉइंट से आएंगे, ठीक है। कौन सा हार्मोन अपने आप में गैसीय रूप में पाया जाता है पूछते हैं तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एथिलीन। और अंतिम जो आता है बच्चों उसको बोलते हैं फ्लोरीनजिन्स, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए, फ्लोरीजिन्स। ये होता है बच्चों जो प्लांट होते हैं उस फ्लोरीजिन्स जो हार्मोन होता है इसका काम होता है फूल खिलाने का काम, ठीक है। फूल खिलाने वाला हार्मोन इसी को बोलते हैं, लिखो, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं इसको। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन पौधों में फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो फ्लोरीजिन्स होगा, ठीक है। ये फूल खिलाने वाला हार्मोन है, यानी इसका काम जो होता है फूलों के खिलने पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला पादप हार्मोन वाला। तो ये 5 प्रकार के जो पादप हार्मोन थे आपके, 5 थे ना, 3 तो 5 के 6 प्रकार के, तो ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन इसमें यही आता है बच्चों, कौन सा गैसीय रूप में, कौन सा फलों को मतलब फलों को पकाने के काम आता है, कौन सा गैसीय रूप में पाया जाता है, कौन सा ये फूल खिलाने वाला हार्मोन है, वृद्धि को कौन सा रोकता है, इसके अलावा जो भी ये विभाजन कौन सा करता है। 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको इंपोर्टेंट पादप हार्मोन से करा दी हैं वो आप लोग रिवीजन कर लेना है, ठीक है। संडे को पेपर है, बचते हैं 6 दिन। 6 दिन में से मान के चलो मंगल बुध बृहस्पति 3, यानी मुझे लगता है कि 2 क्लासेस साइंस की, एक करंट अफेयर की, ठीक है। उसके अलावा साइंस अगर इससे इतर आती तो बच्चों उसमें फिर अब आप जानते ही हैं 100 में से 100 तो आप ला नहीं पाएंगे, कुछ भी कर लो। 2 अगर 5, 6, 6, 7, 8 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 3, 4 क्वेश्चन भी अगर आपके बन जाते, क्योंकि पूछना है जनरल साइंस, ये नहीं कि एडवांस साइंस से पूछ के चलो। कई क्वेश्चन है जो मैं नहीं करा रहा, अब ये थोड़ा ना कराऊंगा कि ये रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है, वातानुकूलित जो चीजें होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, ये तो जनरल साइंस है ना, ये तो आप खुद करेंगे ही करेंगे। तो कुछ तो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो आप साइंस के क्वेश्चन आएंगे मान के चलिए वो हो जाते हैं, सही कर लोगे आप लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।